आ जाओ फटाफट से, फिर हम आगे की बात करेंगे। देखिएगा, गुड मॉर्निंग ही कर दो यार मुझे तो, सच में लगाएंगे, मॉक टेस्ट भी दिलवाएंगे, करियर लैब पे दिलवाएंगे, डोंट वरी। हाँ चलो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट, यानी इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। एक क्वेश्चन इस पे आता ही है और लगभग हर एग्जाम में आता है ना। विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है, नॉट लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना है। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो सिद्धांत जो मेन है वो हमने किए हैं, बैचेस में भी किए हैं, यूट्यूब पे भी प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो हम कर चुके हैं। ये जो सिद्धांत वाली कहानी होती है इसको हम निपटा चुके हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो आप में से अलग अलग लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट अकर्स अलोंग अ सिंगल कोर्स एंड इज नॉट यूनिडायमेंशनल, यानी विकास एक धारणीय है। यूनिडायमेंशनल तो नहीं होता, क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है और एक आयामी होता है, यानी कि और क्या है, यूनिडायमेंशनल है। ये नॉट हटा लीजिएगा, ये इंग्लिश में नॉट गलत लिखा हुआ है, अगर लिखा भी हुआ है तब भी अगर शुरुआत का हम देखें सिंगल कोर्स अलोंग अ सिंगल कोर्स तो यहीं तक ये गलत हो गया था। इसके आगे सही भी होता, अगर ये नॉट यूनिडायमेंशनल भी लिखा होता तब भी आंसर यही रहता, क्योंकि ये हाफ गलत है तो हमें तो गलत चाहिए, ठीक। तो ये नॉट है, ये विकास का कोई सिद्धांत नहीं है। विकास कोई सिंगल डोमेन में नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास और इमोशनल डेवलपमेंट सांवेगिक विकास, सभी पक्ष हैं इसके, कई पहलू हैं विकास के। तो ए ऑप्शन ही सही है, फिर बी ऑप्शन ढूंढते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द टॉप डाउन एंड फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड, ये बिल्कुल सही है। इसको हम टॉप डाउन को कह सकते हैं सेफेलोकॉर्डल सिरोध पदोन्मुखी, और सेंटर टू आउटवर्ड को हम क्या कहते हैं बताओ, प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के अंदर आते हैं। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ नेचर एंड नर्चर, यानी विकास जो है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों से प्रभावित होता है। देखिए इसमें लैंग्वेज का चेंज है, सारा खेल लैंग्वेज का है। सीटेट में या पेडागोजी में भी अगर हम बात करें, अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पाए, प्याजे वाइगोस्की पे अलग से क्लास ले लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करके बोल रहे हैं शालिनी, एक एक टॉपिक सीटेट का प्रॉपर पढ़ा दिया जाएगा यूट्यूब पे भी। अगर आप सीडीपी की बात कर रहे हैं या बाकी सब्जेक्ट्स में जितना मैं करा पाती हूँ, या मैराथन वगैरह, वो सब कराए जाएंगे, है ना। अगर सीटेट की हम बात करें, टेंशन मत लो, ठीक है ना। करा चुकी हूँ मैं, इतनी बार करा चुकी हूँ कि शायद ही कहीं पे इतनी बार रिपीट हुई होंगी चीजें, मतलब इतनी बार डिस्कशन हुआ होगा। कई कोर्सेज हैं यूट्यूब पे फ्री। डेवलपमेंट अकर्स इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी विकास सामाजिक सांस्कृतिक, फिर से करेंगे हम, परिप्रेक्ष्य में होता है। ये तीनों बातें सही है, बट हमें सही नहीं, हमें गलत चाहिए था, और जो गलत है वही सही है यहाँ, कि विकास एक आयामी होता है, ये बात गलत है, बट यही सही है क्योंकि नॉट पूछा था हमसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इस पे भी एक क्वेश्चन आता ही है, दुनिया जमाने से मतलब हमेशा ही आता है इस पे क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में या तो इस पे आएगा, या इसका एक भाई है छोटा, ट्विन है इसका, जिसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट बोलते हैं, उस पे आएगा क्वेश्चन, है ना। इन दोनों में से एक प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इस बात को लेके मैं और आप अवगत हैं, अगर नहीं है आप तो हो जाइएगा, ठीक है ना। चलिए आ जाइए और जवाब दीजिए। अगर हम बात करें किसकी, सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल की, तो इसको लॉन्गिट्यूडिनल यानी लंबवत विकास का सिद्धांत भी कह देते हैं। लंबवत यानी हेड टू टो, लॉन्गिट्यूडिनल यानी लंबवत विकास का सिद्धांत। टॉप डाउन भी आप इसी को कह सकते हैं, है ना। और हेड टू टो यानी सर से पैर की ओर विकास जाएगा। कैसे, बच्चा पहले अपना सर संभालना सीखता है और धीरे धीरे फिर वो गर्दन संभालना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा। तो ये क्या हुआ, बच्चे के हेड से, उसके हेड से टो तक जाएगा, ये विकास की दिशा है। ये दोनों प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकॉर्डल किसके अंदर आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यानी विकास की दिशा का सिद्धांत, जिसमें दो दिशाएं होती हैं, एक सेफेलोकॉर्डल हेड टू टो और दूसरी होती है प्रॉक्सिमोडिस्टल। बट हमसे पूछा क्या है, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। तो भैया ये कॉग्निटिव के लिए नहीं है, ये लैंग्वेज के लिए नहीं है, ये मॉरल के लिए नहीं है, ये फिजिकल डेवलपमेंट है। और फिजिकल डेवलपमेंट से क्या जुड़ा हुआ है, मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास के ऐसे विकास की गति जो है वो मूव करेगी। पहले जो है आप अपना सर संभालना सीखेंगे, फिर बाकी की मोटर एक्टिविटीज पे आपके कंट्रोल आएगा। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, और फिजिकल डेवलपमेंट से क्या जुड़ा हुआ होता है, मोटर डेवलपमेंट, शारीरिक गतिविधियों से ही जुड़ी हुई बात है एक। तो ए ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा,
पूछा है आपसे अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन सीटेट में पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है। सेंसिटिव पीरियड कह देगा, कभी इसी को क्रिटिकल पीरियड कह देगा, कभी इसी को फास्टेस्ट पीरियड कह देगा कि सबसे तेजी से भाषा विकास कब होता है, किस अवस्था में होता है ना। संक्रमणकालीन अवस्था कौन सी है भाषा विकास के लिए, जब सबसे तेजी से भाषा विकास होगा, तो इसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो हम कहेंगे इसको अर्ली चाइल्डहुड। ये बिल्कुल सीधा सीधा जवाब है, 2 से 6 वर्ष आंख बंद करके आप दे सकते हैं। अगर सोशलाइजेशन की बात होती तब भी आंसर यही रहता। सामाजिकरण भी बहुत तेजी से होता है अर्ली चाइल्डहुड में, और इवन फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से होता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, जन्म से पूर्व, मिडिल चाइल्डहुड, नथिंग। ठीक, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये वही समय है जिसको चॉम्स्की कहते हैं ना, नॉम चॉम्स्की। जन्म से 5-6 वर्ष तक सबसे तेजी से आपका जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो एक्टिव है। क्यों? क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड ही वो पीरियड है जहां भाषा विकास बहुत तेजी से होता है, संवेदनशील पीरियड है। बच्चे के आसपास जो भी शब्द दिखेंगे वो उनको बार बार रिपीट करेगा और यूज करना सीखेगा। डैश अकर्स विद इन दी फैमिली व्हेन चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। यानी ये होता है परिवारों में जब व्यक्ति अपनी पहली बार अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को एक्वायर करने की बात करता है, या फिर उसको भाषा का इस्तेमाल करना आता है। डेवलप इनिशियल कॉग्निटिव स्किल्स, बेसिक संज्ञानात्मक कौशल उसके अंदर आ जाते हैं, जैसे सोचना, समझना, तर्क करना, इमेजिनेशन। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं। आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं। कौन सी अवस्था है, इसको आप क्या कहेंगे? प्राइमरी सोशलाइजेशन कहेंगे क्या? देखो, ये बात हमने आज भी हम सोशलाइजेशन ही पढ़ रहे थे आई थिंक बैचेस में, अगर आपको याद होगा। सोशलाइजेशन में जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, शुरुआत के 2-3 साल आपके जीवन के, ऑलमोस्ट कई जगह पे आपको 5 साल भी मिलेगा। तो वो जो शुरुआत के इनिशियल ईयर्स हैं आपकी लाइफ के, जब आप सबसे पहले ये सीखते हैं कि आपकी आइडेंटिटी फॉर्म होती है, आपका आय का कॉन्सेप्ट बनता है उस टाइम पे, और आप बेसिक चीजें सीखते हैं, चाहे वो लैंग्वेज है या सबसे पहले आप समाज में कैसे बिहेव करते हैं, ये परिवार से सीखते हैं। तो ये प्राइमरी सोशलाइजेशन कहलाता है। इसके बाद जब आपकी एक आइडेंटिटी थोड़ी फॉर्म हो चुकी होती है, एक आइडिया होता है आपको लैंग्वेज का, फिर आप अर्ली चाइल्डहुड में जाते हैं जिसमें सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। ठीक है ना। तो ये हुआ प्राइमरी सोशलाइजेशन, किसके द्वारा होगा? परिवार के द्वारा होगा। ठीक है ना। चलिए, लेटेंट और एक्टिव का यहाँ कोई रोल नहीं है क्योंकि हमसे पूछा कुछ और है ना। एक्टिव की अगर हम बात करें तो एक्टिव तो होगा ही। प्राइमरी में किसने कहा है कि वो पैसिव नहीं हो सकता या पैसिव ही होगा या एक्टिव ही होगा, वो क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास का चरण दिया है। एट विच लेवल इज मॉरल थिंकिंग बेस्ड ऑन टेकिंग इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। यानी लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। यानी इनिशियल पर्सपेक्टिव्स ऑफ द सोसाइटी, यानी बच्चा समाज के पर्सपेक्टिव से चीजें देखना शुरू करेगा, या जो उसका नैतिक चिंतन है यानी उसका सही और गलत जो है वो समाज के अनुसार फॉर्म होगा। तो ये कन्वेंशनल स्टेज है। प्री कन्वेंशनल में तो उसको परवाह ही नहीं है कि समाज क्या नियम बना रहा है, उसको बस दंड से बचना है, टिट फॉर टैट करना है। कन्वेंशनल यानी पारंपरिक ट्रेडिशनल पीरियड है जहां पे समाज में जो चीजें चल रही हैं उनको वो एक्वायर करता है कि रूल्स बने रहने चाहिए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनना है उसको एंड ऑल। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, फ्रॉम अ पिजेशियन पर्सपेक्टिव यानी प्याजे के परिप्रेक्ष्य से द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन यानी नई सूचनाओं को ग्रहण करने की प्रक्रिया इनटू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी जो आपका मौजूदा ज्ञान है उसमें नई सूचनाओं को शामिल करना क्या कहलाएगा। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के कि इनमें आप कितना भी समझा लीजिए, जीवन पर्यंत तक कंफ्यूजन लोग बना लेते हैं या तो गलती कर देते हैं एंड मोमेंट पे। इनको बहुत जरूरी है कि ठीक से पढ़ना और लैंग्वेज को समझ पाना कि कहना क्या चाह रहा है। अगर कुछ हम टर्म्स यूज करते हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के लिए, वो एग्जाम टाइम के लिए होते हैं कि आप मॉडिफिकेशन, एडजस्टमेंट ये वो यूज कर लेंगे, उससे क्या होगा, वो आपका वहां टाइम बच जाएगा, आपको टेंशन नहीं होगी पेपर में अगर आप बहुत कम समय में तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज जरूरी क्या है कि आप लैंग्वेज समझेंगे, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। तो अगर हम इसकी बात करें, देखना कितने लोग आंसर दिखाना इसमें। सी ऑप्शन कह रहे हैं 53% लोग। चलिए बच गए आप लोग, सही उत्तर दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन तो एज इट इज भी पूछा जा चुका है। इसी में हल्की सी लैंग्वेज अगर चेंज कर दी होती तो अभी आंसू आ जाते कई लोगों के। ठीक है ना। तो प्याजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को, जो भी नई इंफॉर्मेशन है, उसको अपने मौजूदा एग्जिस्टिंग
स्कीमा में मान लीजिए मेरे ब्रेन में एक प्रीवियस नॉलेज, एक एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसमें एक और चीज मैंने ऐड कर दी कि भैया नई तरह का फोन आया है जो फोल्ड हो सकता है, ऐड कर दी एग्जिस्टिंग स्कीमा में। इसको एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? आत्मसातीकरण कहते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। देखो जब चेंज होगा नई इंफॉर्मेशन के आने से जो चेंज होने वाला है, हालांकि चेंज इस सिनेरियो में भी होता है क्योंकि ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं हो रही होती हैं, बट क्योंकि हमें मेन मुद्दा आंसर पकड़ना है तो इस हिसाब से देखेंगे जैसे ही कोई भी चीज ऐड हो रही है और चेंज होना नहीं दिखाया, एग्जिस्टिंग नॉलेज में ऐड कर ली तो एसिमिलेशन है, जब बात ऐड करने की है। लेकिन इस ऐड होने से अगर एग्जिस्टिंग स्कीमा चेंज हो रहा होता, जो हो अभी भी रहा है क्योंकि ये दोनों प्रोसेस चलती साथ में है अगर देखा जाए तो उस केस में क्या है, चेंज नहीं लिखा है यहाँ पे कि चेंज हुआ है कुछ, या कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जिससे परिवर्तन की, एडजस्टमेंट की, मॉडिफिकेशन की, चेंज की संभावना दिख रही हो, जस्ट ऐड किया है। ठीक, तो ये आत्मसातीकरण है। अगर यहीं एडजस्ट करके कुछ किया होता तो एकोमोडेशन हो जाता। एकोमोडेशन यहाँ नहीं होगा क्योंकि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी उसमें जस्ट ऐड किया और कुछ उन्होंने वहां नहीं लिखा, तो आपको इस लैंग्वेज पे जाना है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, मीना के बारे में क्वेश्चन है। देखिएगा मीना क्या कह रही है। मीना हैज बिगन टू यूज वर्ड्स। मीना एक बच्ची है जो शब्दों का इस्तेमाल करना सीख रही है, जैसे एंड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट वर्ड्स रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। और अब उनको समझ में आया है कि जब हम एप्पल बोल रहे हैं या जब हम पेन बोल रही हूं मैं, तो रॉकेट जैसी इमेज बन जाएगी, है ना। मेरी ड्राइंग इतनी ही प्यारी है। तो पेन मतलब वर्ड्स कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैं वाटर बॉटल बोल रही हूं तो बॉटल का कोई रिप्रेजेंटेशन होगा, तो इन शब्दों से ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट होते हैं, यानी सिंबॉलिक थॉट बच्चे में आया है ना। तो शी इज ऑल्सो बिगिनिंग टू रीजन लॉजिकली दो शी कैन नॉट परफॉर्म कंजर्वेशन। लॉजिकली रीजन करने की कोशिश कर रही है, अभी कंजर्वेशन आया नहीं है, दैट मींस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज तो नहीं होगी। ठीक, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मीना इन, तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में है। इसके 2 रीजन है ना। इसमें ये कंफ्यूज कर सकता है कि अब तर्क करने लगी है। अब इस तर्क करने लगी है को आप ये मत समझ लीजिएगा कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो गया, क्योंकि सिर्फ तर्क करने लगी है नहीं लिखा है। और ऐसा भी नहीं है कि बच्चे में बिल्कुल 2% का भी तर्क नहीं होगा प्री ऑपरेशनल में। भाई थोड़े बहुत चीजें तो वो भी पूछता ही होगा ना, क्वेश्चंस तो वो करने ही लगता है। ठीक, तो लेकिन संरक्षण नहीं है, क्रमबद्धता नहीं है। दूसरा, शब्दों का प्रयोग करने लगी है वस्तुओं के लिए, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ गई है। तो आपको मेजरली समझना है कि क्वेश्चन आपको किस तरफ ले जाना चाहता है। प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 6 वर्ष। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हैज बीन प्रपोज्ड बाय। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी संभावना है कि आज आप यहां हैं लेकिन आप यहां तक पहुंच सकते हैं, आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं। ये इसी को ZPD कहते हैं कि संभावना है कि आपका विकास वहां तक हो सकता है। किसने इसकी बात की है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। देखो जेरोम ब्रूनर सबसे ऊपर लिखा है, उसका रीजन है, अभी बताऊंगी, पानी लेके आती हूँ। जेरोम ब्रूनर सबसे ऊपर लिखा है, उसका रीजन है आपको पागल बनाना चाहता है क्वेश्चन, है ना, आपको गुमराह करने के चक्कर में है क्वेश्चन। थैंक गॉड 77% लोग डी दे रहे हैं आंसर। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ ZPD की, तो ZPD की सीधी सीधी बात लेव वाइगॉस्की ने की है। अगर स्कैप फोल्डिंग पूछा होता तो आप जेरोम ब्रूनर कह देते, बट ऐसा कभी होता नहीं है कि स्कैप फोल्डिंग पूछे और ब्रूनर की बात करे, क्योंकि इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया बेशक था, जो प्रॉपर यूज इसका हुआ है वो वाइगॉस्की के द्वारा ही हुआ है। तो 99% केसेस में वाइगॉस्की की तरफ ही लेके जाएगा अगर स्कैप फोल्डिंग भी पूछा हो तो। लेकिन फिर भी जेरोम ब्रूनर ने क्योंकि स्कैप फोल्डिंग दिया था और वो भी वाइगॉस्की से संबंधित है, तो सबसे पहला ऑप्शन इन्होंने चिपका दिया जेरोम ब्रूनर। समझ पा रहे हो ना। तो आंसर क्या है, लेव वाइगॉस्की। और लेव वाइगॉस्की ही होगा स्कैप फोल्डिंग में, जब तक ये ना कहा हो ये टर्म किसने दिया है। टर्म दिया है किसने, ब्रूनर ने। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिएगा, विच स्टेटमेंट करेक्टली लेज आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लेव वाइगॉस्की, यानी लेव वाइगॉस्की का मूल सिद्धांत क्या है। तो मूल सिद्धांत क्या होगा, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन्हीं को मिला जला के कुछ निकल के आएगा। समाज, संस्कृति, इनकी थियोरी का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। कैसे समाज और संस्कृति के द्वारा बच्चे का विकास होता है, यही कहती है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत की थियोरी जो है, ये विकास का सिद्धांत बेसिकली। इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियोरी है, बस इसका नाम सोशियो कल्चरल अप्रोच है ना।
तो क्या होगा इसका सही उत्तर? लर्निंग इज अनकॉन्शियस प्रोसेस। अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस की बात वाइगोस्की नहीं करते, ये कौन करेगा? फ्रॉइड करेंगे। लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, हाँ ग्रुप में बच्चे सीखते हैं, इस बात को खूब प्रमोट करते हैं वाइगोस्की, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। लर्निंग इज जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, जेनेटिक्स पे हेरिडिटी पे बिल्कुल फोकस इन्होंने नहीं किया, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को इन्होंने अंडरमाइन किया है, या हम कहेंगे इसलिए इस थियोरी में इसका क्रिटिक भी है कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को इन्होंने ध्यान नहीं दिया उतना। लर्निंग इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, नहीं भाई कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि स्टेजेस की बात थोड़ी करते हैं, ये तो कह रहे हैं होता जा रहा है विकास कॉन्टिन्यूअसली। तो ये क्या हुआ? अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, ऐसा वाइगोस्की कहेंगे। ग्रुप बना के सीखो, आपस में कंस्ट्रक्ट करेंगे बच्चे लर्निंग को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, अगर हम बात करें एन एग्जांपल ऑफ पेडागोजिकल स्ट्रेटजी दैट वुड प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग अर्थपूर्ण अधिगम, जिसका कोई मतलब हो, आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो, बेसिकली जिसमें बच्चा एक्टिव हो, नॉलेज को वो कंस्ट्रक्ट करे, रचनात्मकतावाद इस पे फोकस करता है, यानी बच्चे का सक्रिय होना जरूरी है, एक्टिव होना जरूरी है। ये कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, यानी रचनावाद से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। पहला ऑप्शन है रेगुलर इंडिविजुअल कॉम्पिटिशंस, यानी निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन। जी नहीं, है ना। इससे क्या होगा? इससे कोई मीनिंगफुल नहीं होगा, इससे कंपटीशन को बढ़ावा मिलेगा सिर्फ। वर्बल पनिशमेंट, पनिशमेंट देने का अधिकार सरकार दुनिया में आपसे छीन लिया गया है, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा भी और आज के करिकुलम के द्वारा भी। यूनिफॉर्म रिजिडली स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, भैया रिजिड नहीं चाहिए, फ्लेक्सिबल अप्रोच चाहिए, ठीक है ना। फोकसिंग ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है अधिगम का आकलन, यानी समेटिव असेसमेंट, यानी जजमेंट के लिए, लेबलिंग के लिए एक तरह से अगर देखा जाए। लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग किस लिए होता है? सीखने के लिए आकलन, फीडबैक कहाँ देने की जरूरत है बच्चों को, कहाँ वो इंप्रूव कर सकता है, इसलिए आप आकलन कर रहे हैं कि बेहतर करा सकें। जब आप पूल में जवाब देते हैं, उद्देश्य ये थोड़ी है कि आपको पास या फेल बता देना है, उद्देश्य ये है कि यहाँ आपको काम करने की जरूरत है, आप मोटिवेटेड होने चाहिए उसके लिए। तो डी ऑप्शन है जो कि सही तरीका है, इससे मीनिंगफुल लर्निंग होगी। आपका जब आकलन इस बात के लिए होगा कि अभी सीखना बाकी है, कैसे सीख रहे हैं, तो आप मोटिवेट होंगे उस चीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल थियरी एडवोकेट्स दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसीड्स सिंबॉलिक लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास से पहले सिंबॉलिक लैंग्वेज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट से। याद कीजिए कौन व्यक्ति है, सिंबॉलिक थॉट बाद में आएगा। शिवानी धन्यवाद। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? यानी पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, फिर सिंबॉलिक थॉट या लैंग्वेज आएगी बच्चे में। तो ये एकमात्र प्याजे हो सकते हैं जो ये कहेंगे कि पहले डेवलपमेंट, बाद में लैंग्वेज, या बाद में कोई और चीज, ठीक है ना, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास पे ही इनका फोकस है। ये वाइगोस्की तो ये कहेंगे टूल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, एरिक्सन और बेंडियूरा का यहाँ कोई लेन देन है नहीं, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और बात सिंबॉलिक थॉट की करते भी प्याजे हैं, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो सिंबॉलिक थॉट देख के भी आप समझ सकते हैं। हालांकि हमारी ये अप्रोच नहीं रहती कि हम इतने शॉर्टकट में चलें, क्योंकि हमारे पास टाइम है अभी, और कॉन्सेप्ट्स अगर आपके अच्छे होंगे तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय अ टीचर इन द क्लासरूम टू एड्रेस जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कौन सा एक तरीका सही नहीं है लिंग रूढ़िबद्धताओं को डील करने के लिए क्लासरूम में। लिंग रूढ़िबद्धताएं क्या है? समाज में कुछ कुरीतियां ही कहेंगे इनको, कुछ ऐसी चीजें चली आ रही हैं जो स्टीरियोटाइप बन गए हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां ज्यादा बाहर जाने वाला काम नहीं करेंगी, एडवेंचरस काम नहीं करेंगी, स्पोर्ट्स में नहीं जाएंगी। ये क्या है? स्टीरियोटाइप्स हैं जो सोसाइटी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बन गए हैं। तो इनको एज अ टीचर आपको हटाना है ना। तो कौन सी एक प्रैक्टिस इफेक्टिव नहीं है स्टीरियोटाइप को हटाने के लिए? इसका मतलब क्या हुआ? कोई एक ऐसी प्रैक्टिस जो स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देती होगी, है ना। लाइक शेयर करना आज आप भूल गए, मैं मान रही हूँ, मैं थोड़ी सी शायद थकान महसूस हो रही होगी, बट मैं ऐसे तैयार होकर तो आई थी, बट नींद आ गई मुझे, ऐसे नहा धो के नींद आ गई। बट ठीक है, कोई नहीं। देखिएगा, काउंटर जेंडर बायस, एक्सरसाइज करना शुरू करूंगी मैं अभी ताकि नींद खुल जाए मेरी। काउंटर जेंडर बायस यानी जेंडर पक्षपात को चुनौती देना कि भैया लड़के और लड़की में क्यों फर्क कर रहे हो, क्या क्या दिक्कत क्या है, समस्या बताओ, है ना, समस्या बताओ। तो समस्या बताने पे तो अगले के दिमाग में समस्या आएगी नहीं, फिर वो कहेगा नहीं लड़के लड़की तो बराबर नहीं होते। कि बराबर कौन होता है? सारे लोग तो वैसे भी बराबर नहीं होते दुनिया में, है ना, बट इंसान है, इतना काफी होना चाहिए इक्वल होने के लिए। सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट, तो ये तो जेंडर
बायस को अगर आप काउंटर करेंगे तो इससे एलिमिनेट होगा, हटेगा, ये सोच जो है ये खत्म होगी। सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास, ये बात सही है, अगर आप लड़के और लड़कियों को क्लासरूम में अलग अलग बिठाते हैं तो आप क्या है, स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। ये कोई सही तरीका नहीं है कि स्टीरियोटाइप इससे खत्म हो जाएगा, बल्कि आप, हालांकि हमारा समाज शायद उतना इवॉल्व हुआ नहीं है, बट सच ये है कि आप इससे ये दिखाना चाह रहे हैं कि भैया आप में पता नहीं दोनों में क्या गड़बड़ है, आपको अलग अलग ही रखा जाएगा, है ना। अगर ध्यान नहीं जा रहा हो तो नॉर्मल इंसानों की तरह, दोस्तों की तरह ट्रीट मत करो एक दूसरे को, ठीक है ना। तो ये वो वाली स्थिति है। डिस्कशन ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इससे तो बढ़ावा मिलेगा कि स्टीरियोटाइप खत्म हो, अगर डिस्कशन होना शुरू होगा तो। यूज ऑफ एग्जांपल्स व्हिच शो बॉयज एंड गर्ल्स इन नॉन कन्फॉर्मिस्ट रोल्स, नॉन कन्फॉर्मिस्ट रोल्स कौन से होते हैं कि लड़कियां भी पायलट बन सकती हैं, है ना, और लड़के भी कुक या कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, जो कि स्टीरियोटिपिकल रोल बना दिया है। तो ये नॉन कन्फॉर्मिस्ट रोल्स, या इनको हम कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में डालने से भी खत्म होता है स्टीरियोटाइप। लेकिन बी ऑप्शन क्या है, वही सही है, क्योंकि देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है। सेंसिटिविटी टू द साउंड्स, रिदम्स एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी किसके प्रति, ध्वनि के प्रति, लय के प्रति, शब्दों के अर्थ के प्रति जो इंटेलिजेंस है। अगर कोई बच्चा साउंड्स को समझने में अच्छा है ना, प्रोनाउंसिएशन वगैरह अच्छा है उसका, रिदम अच्छा है, पोयम वगैरह अगर उसको सुनानी है, तो मीनिंग ऑफ वर्ड्स फटाफट से उसके दिमाग में सेट हो जाते हैं, मतलब लैंग्वेज में अच्छा है, ओवरऑल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, भाषिक बुद्धि है व्यक्ति में या बच्चे में। ये किसकी बात है, गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि सिद्धांत का ये उदाहरण है। इंटरपर्सनल होता है दूसरे लोगों में अच्छा हो, इंट्रापर्सनल होता है खुद को समझने में, सेल्फ को समझने में अच्छा हो, स्पेशल होता है जब वो मैप्स को, दिशाओं को समझने में अच्छा हो। कार्टोग्राफर, नक्शा बनाने वाला व्यक्ति हो सकता है, मूर्तिकार हो सकता है ना। खैर, तो सी ऑप्शन लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जो लोग भाषा के इस्तेमाल में अच्छे हैं, इस्तेमाल छोड़िए समझने में भी इवन, तो लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट हैं वो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा, इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, यानी सामाजिक रचनावादी क्लासरूम, यानी जहां ग्रुप में बच्चे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं, और ये वाइगोस्की का कॉन्सेप्ट है। विच मेथड्स ऑफ असेसमेंट वुड बी प्रेफर्ड, यानी कौन से मेथड्स आकलन के सही माने जाएंगे जहां बच्चे सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, यानी बच्चे ग्रुप्स में सीख रहे हैं, उस जगह पे किन चीजों को हम सही मानेंगे, ये पूछा है। तो सिंपल बात है, जहां कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, हाँ हो सकते हैं भाई, क्योंकि बच्चे सहयोग करके तब सीखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं, इसमें कोई सोशल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, ग्रुप में नहीं सीख रहा बच्चा यहाँ। स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ये भी नहीं। रिकॉल बेस्ड नहीं। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, क्योंकि सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब है समाज, समाज का मतलब है ग्रुप, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा एक बार। कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट, द कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट इन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन इम्प्लाइज, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है, यानी कॉन्टिन्यूअस से क्या अभिप्राय है। जब हम बात कर रहे हैं सीसीई की सतत एवं व्यापक में, सतत का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव में कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है, ये पूछा है आसान शब्दों में। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब है सतत चलेगा। हाँ छोड़ो नीतू, डायरेक्टर को छोड़ो, तो आज जैसी नींद नहीं आई कभी। आज के बाद मैं खाना नहीं खाऊंगी क्लास से पहले, और नहाने का तो सोचूंगी भी नहीं, होली दिवाली नहाऊंगी सिर्फ। देखिएगा एक बार। फटाफट से बताइएगा। ईवीएस का क्वेश्चन कराइए। अरे कराएंगे यार, क्यों टेंशन लेते हो, काहे टेंशन लेते हो। अनाउंस करने दो सीटेट को, सब करा देंगे, क्या क्या करा देंगे सोचा भी नहीं होगा। 8 बजे कर दीजिए क्लास, ठंड की वजह से इतना टाइम वेट करते करते नींद आने लगती है। 9 बजे कर सकते हैं, देखो आज 9:10 हो गई थी, बट 9 बजे कर देंगे एग्जैक्ट शुरू, क्योंकि 8:30 तक मेरी दूसरी क्लास खत्म होती है, तो 8 बजे तो करना बड़ा मुश्किल है। उससे पहले भी एक क्लास और होती है, और भी कुछ क्लासेस और चीजें हो जाती हैं, तो उस चक्कर में देखिएगा। मैं आपकी शर्ट बहुत कंफर्टेबल लग रही है, इसलिए नींद आ रही है। देखो ज्ञानचंद तो इतने हैं हमारे यहाँ जिसकी हद नहीं है। हाँ सही कह रहे हो, आज कोई इसको झोला थैला कुछ तो बोल रहा था बैच में ना, है ना। बस यही बचा है, अब आप एक गरीब व्यक्ति के कपड़ों का मजाक उड़ाओ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो सतत का क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशन एंड सपोर्ट टू चिल्ड्रन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग एम्प्लॉइंग डिफरेंट टूल्स। बिल्कुल सही बात है, कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशन, लगातार ऑब्जर्वेशन हो रही है, ऐसा नहीं है किसी साल में एक दिन टेस्ट लिया जाएगा। बच्चों को आप सतत रूप से विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हो, जब वो डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहा है तो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो कॉन्टिन्यूअसली,
असेसमेंट उसका लगातार चल रहा है साल भर, और उसको कई बार पता भी नहीं होगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर देखिएगा, बी ऑप्शन है कॉन्टिन्यूअस कंपैरिजन ऑफ लर्नर्स। कंपैरिजन के लिए नहीं होता कॉन्टिन्यूअस। पेपर पेंसिल टेस्ट बिल्कुल भी नहीं। पेरियोडिक टेस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन ऐसा भी नहीं है। मेमोराइजेशन और रिकॉल पे तो वैसे भी ध्यान नहीं देते। तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज टू सेट डैश गोल्स। बच्चों को किस तरह के उद्देश्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बताइएगा, फटाफट से बताइएगा, बताइएगा। फटाफट से बताइएगा किस तरह के उद्देश्य। मास्टरी ओरिएंटेड यानी जिसमें वो प्रवीण बने, जिसमें वो पारंगत बने, चीजों के मास्टर बने जो भी वो सीख रहे हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही गोल्स के लिए हम उनको प्रेरित करेंगे। फेलियर ओरिएंटेड नहीं, फेलियर जिसमें वो बस फेलियर से बच जाएं। याद है ना ओरिएंटेशन पढ़ाया था क्लास में, फेलियर एक्सेप्टिंग। एक्सेप्टिंग जब आ जाएगा फेलियर तो एक्सेप्ट तो कर ही लोगे, बट खेलता कोई इसलिए थोड़ा ना है कि हारेंगे आज, खेलते तो सब जीतने के लिए हैं। सेल्फ डिफीटिंग यानी आत्म पराजित लक्ष्य, ये भी नहीं है कि खुद ही अपने आप को खराब मान लो, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। तो प्रवीणता के लिए कि आप मास्टर बनेंगे, जीतना हारना जाए तेल लेने, बट हम इतने अच्छे से सब कुछ सीख लेंगे कि हमें सब कुछ आता हो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, कोई कह रहा है 9th क्वेश्चन रिपीट करा दो, लास्ट में कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्योंकि अब हम आगे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब समावेशन, समावेशन मतलब सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, इक्विटी की ये बात करता है कि यानी हर बच्चे को ध्यान में रख के, उसकी नीड को ध्यान में रख के। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ये नहीं होता, बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, सेग्रीगेट नहीं करेगा। स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन की जगह यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होगी। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये बात सही है कि बच्चों में विभिन्नता होती है, इस चीज को समझा जाएगा इंक्लूजन में और इंक्लूसिव एजुकेशन में। सभी बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, किसी को कोई समस्या हो सकती है, किसी को दूसरी हो सकती है, किसी को कुछ हो सकता है। सेग्रीगेशन और लेबलिंग तो बिल्कुल ऑपोजिट है इंक्लूजन के। तो सी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, अ चाइल्ड हु हैज पार्शियल विजन यानी एक बच्चा जिसको आंशिक रूप से दिखाई देता है, यानी कंप्लीटली विजन उसका क्लियर नहीं है, थोड़ा बहुत देखने में समस्या है। ऐसे बच्चे को आप कैसे डील करेंगे और कहां पढ़ाएंगे। पहला ऑप्शन है शुड बी एनकरेज्ड टू ऑप्ट फॉर होम बेस्ड एजुकेशन, यानी घर पर ही शिक्षा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्यों भाई, स्कूल जाना उसका अधिकार नहीं है, हम तो एजुकेशन फॉर ऑल की बात कर रहे हैं। आरटी तो कह रहा है किसी को भी किसी भी आधार पर आप स्कूल जाने से, शिक्षा लेने से नहीं रोक सकते, क्योंकि शिक्षा क्या है, मौलिक अधिकार है हमारा, संविधान हमें देता है कि ये क्या फंडामेंटल राइट है। ठीक, 86th अमेंडमेंट में बन गया था 86वें संविधान संशोधन में। बी ऑप्शन है नीड्स टू बी इन अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन, यानी एक अलग संस्थान में रखो, अलग थलग नहीं करना बच्चे को, स्पेशल एजुकेशन नहीं देनी, रेगुलर स्कूल में पढ़ाना है। शुड बी बिकम अ पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल विद इंक्लूसिव प्रोविजंस, बिल्कुल सही बात है कि आप प्रोविजंस या एज पर बच्चे की नीड अपने सिस्टम में बदलाव कर लीजिए, लेकिन रेगुलर स्कूल में पढ़ाइए, सामान्य सभी के साथ पढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि उसको अलग थलग स्कूल में डाल देंगे। शुड बी इन अ रेगुलर स्कूल विद नो स्पेशल प्रोविजंस, अगर बच्चे के लिए स्पेशल प्रोविजन नहीं होंगे, मान लीजिए जिस बच्चे को देखने में समस्या, उसको आप आगे नहीं बिठा रहे, उसको कह रहे हैं अच्छा नॉर्मल बच्चे की तरह पीछे ही बैठो तुम भी, है ना। या फिर जिस बच्चे को चलने फिरने में दिक्कत है, उसको आप कह रहे हैं तुम जाओ 3rd फ्लोर पे, लिफ्ट है नहीं तो वो कैसे जाए भैया बैसाखी का यूज करके 3rd फ्लोर पे। तो आप उसके लिए क्या प्रोविजन करेंगे कि ग्राउंड फ्लोर पे क्लास रखेंगे या फिर रैंप बनवाएंगे स्कूल में, तो स्पेशल प्रोविजन होने चाहिए। ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 20। आसान सा सवाल है, बस हाँ थोड़ा लेंदी है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल सपोर्ट क्रिएटिविटी, यानी रचनात्मकता को सपोर्ट करने वाला है, रचनात्मकता में, सृजनात्मकता में सहायक कौन सा एक ऑप्शन होगा, यानी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना, यानी कुछ नया करना, कुछ क्रिएटिव करना, कुछ डिफरेंट करना। ठीक, एक्सेप्टेंस ऑफ इमेजिनेटिव आंसर्स, हाँ अगर आप कल्पनाशील नहीं होंगे तो किसी ने अगर कोई कल्पना ही ना की होती तो ये स्मार्ट बोर्ड आपके सामने नहीं होता, हम इतनी दूर से पढ़ नहीं रहे होते, किसी ने तो सोचा होगा ना। एम्फेसिस ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी विचार मंथन, यानी ब्रेन स्टॉर्म हो रहा है आइडियाज से, ग्रुप में बैठ के बच्चे एक प्रॉब्लम पे सोच रहे हैं, कुछ नया कुछ क्रिएटिव सोचेंगे। एम्फेसिस ऑन कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये गड़बड़ है क्योंकि क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी हुई होती है, दिशाओं में सोचने से। कन्वर्जेंट थिंकिंग तो होती है कि 4 ऑप्शन से एक जवाब दे दो, बात खत्म, है ना। तो ये गड़बड़ है। टॉलरेंस टू डिसेंट, ये डिसेंट वाली जो बात है ये बिल्कुल सही है कि असहमति के प्रति सहनशीलता। 4 बच्चे ग्रुप में किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, सब तो एक दूसरे से सहमत नहीं हो सकते, तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुनने की क्षमता, चाहे वो उसका विचार मुझसे अलग हो सकता है, इस बात को सुनने की क्षमता,
या इसके प्रति संवेदनशीलता, सहनशीलता, कि ठीक है उसका विचार जो ओपिनियन है वो डिफरेंट हो सकती है ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ सही है, थर्ड खराब है क्योंकि ये कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 21 और 10 सवाल बचे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज नॉट, नॉट वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कैपिटल में लिखा है इन्होंने नॉट, इन लाइन विद द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन। फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन यानी समावेशी शिक्षा की जो फिलॉसफी है, मतलब सभी को इंक्लूड करके चलने की, उसके अनुसार कौन सी बात सही नहीं है। टू हेल्प अ चाइल्ड विद ऑटिज्म, ऑटिज्म वाला बच्चा जो सोशली ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, जो रेपिटेटिव बिहेवियर करता है ना, जिसको नॉर्मली दिक्कत हो सकती है एक रेगुलर क्लासरूम में अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे तो, ठीक है ना। इन योर क्लास हु इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कोप विद द ग्रुप एक्टिविटीज, उसको ग्रुप एक्टिविटीज करने में दिक्कत होगी क्योंकि वो सोशली कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। तो कौन सी एक बात गलत है उसके बारे में, या उसको इंक्लूड ना करने के लिए कौन सा एक ऑप्शन यूज होगा। तो पहला ऑप्शन है गिविंग एप्रोप्रिएट विजुअल एंड रिटन मटेरियल टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द ग्रुप वर्क, चलो ठीक है ये भी। अलाउइंग द चाइल्ड टू वर्क इन पेयर्स इन अ रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर, जहां पे नॉइज कम हो, सही है। सेंडिंग द चाइल्ड टू स्टडी इन स्पेशल स्कूल, ये खराब बात है, आपको रेगुलर स्कूल में पढ़ाना है बच्चे को, ये इंक्लूसिव एजुकेशन बचेगा ही नहीं अगर आप स्पेशल स्कूल में भेज देंगे तो, है ना। विशिष्ट स्कूल में नहीं भेजेंगे, एक सामान्य स्कूल में सभी बच्चों के साथ विशेष प्रावधान के साथ पढ़ाएंगे। सीकिंग द सपोर्ट ऑफ रेमेडियल टीचर, ये तो सही है, आप रेमेडियल टीचर का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट, क्योंकि यही गलत है और गलत ही पूछा था इसलिए गलत ही सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, लाइक करना कैसे भूल जाते हो, मानिक कह रहे हैं। मानिक मुखर्जी बहुत गुस्से में हैं, आप सभी लाइक कर दीजिए, नहीं तो फिर इनके गुस्से से आपको ईश्वर ही बचा पाएंगे। मजाक करें, देखो एक बार फटाफट से, है ना। बीएड और डीएलएड विच वन इज बेस्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। बीएड से ऑप्शंस आपके पास ज्यादा हो जाएंगे, जो आजकल का क्राइटेरिया होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर जगह पे लगभग बीएड को ही लागू कर ही देंगे। बट आपको अगर जल्दी है, आपने 12th की और आपको डायरेक्ट डीएलएड करनी है, तो उस केस में आप अपने कई साल बचा सकते हैं, क्योंकि आपके 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल बीएड, 5 साल, तो 3 साल बच जाएंगे आपके, क्योंकि आप 2 साल में डीएलएड कर लेंगे। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें फरहीन, देखिएगा, इन अ प्राइमरी क्लासरूम द टीचर मस्ट डैश स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। भाई बच्चों को एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए तो क्या करोगे आप, उनको प्रोत्साहित करोगे, एनकरेज करोगे। ये तो आंख बंद करके सोते हुए भी बता देगा आपके घर का छोटा बच्चा भी कि प्राथमिक कक्षा में जो शिक्षक को प्रश्न पूछने के लिए, भाई टीचर तो हमेशा ये कहेगा ना पूछो जितने क्वेश्चन पूछने हैं, प्रोत्साहित करेगा क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन से क्या होगा, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, क्लैरिफिकेशन आती है, थिंकिंग क्लियर होती है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं। डिस्करेज, नेवर अलाउ, पनिश, नथिंग। ठीक है, तो आसान सा सवाल है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। ये है अच्छा सवाल जो आजकल पूछे जाने लगे हैं, जिसमें एक कथन होगा और एक उसका रीजन होगा। इसमें आप ध्यान से जवाब दीजिएगा, इसमें खतरा आपको हो सकता है, इसमें गलती आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कथन है और उसका रीजन दिया हुआ है। स्कूल्स मस्ट एनेबल चिल्ड्रन टू फाइंड देयर वॉइसेस, यानी बच्चों को अपनी बात कहने की आजादी होनी चाहिए स्कूल में। नर्चर देयर क्यूरियोसिटी, बच्चों की जो जिज्ञासा है उसको फुलफिल करने के लिए चीजें होनी चाहिए। टू डू थिंग्स, to ask questions, to engage in discussions and do group work rather than building their ability to reproduce textual knowledge, यानी सिर्फ किताबी ज्ञान को उगलते रहने की बजाय, रिकॉल करके रट्टा मार के पलट देने की बजाय पेपर पे या क्वेश्चन जो आपकी आंसर शीट पे फोकस करना चाहिए कि बच्चा एक्टिव हो, ग्रुप वर्क करे, कुछ अपनी आवाज उठाए, अपने क्वेश्चंस पूछे, अपनी क्यूरियोसिटी बढ़े उसकी। बात तो सही लग रही है, कराएंगे इंग्लिश पेडागोजी कंचन, बात तो सही लग रही है, एकदम करेक्ट है बात तो, है ना, राइट है। इसका रीजन क्या दिया, ऐसा क्यों होना चाहिए। लर्निंग इज एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, क्योंकि लर्निंग तब होती है जब हम सक्रिय होते हैं, बच्चा एक्टिव हो जिस ऑप्शन में, वो बेस्ट ऑप्शन है। ये कहते कहते मेरे कई सारे बाल सफेद हो गए हैं, बस आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि इतने नहीं हुए जितने मैंने बता दिए। देखिएगा, तो सोशल इन इट्स कैरेक्टर, हाँ समाज में ग्रुप में बच्चा अच्छा सीखता है, ये बात हम कह सकते हैं। तो दोनों ही बातें सही हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बात सही है। क्या है, सही है, ठीक, दोनों ही बातें सही है। बच्चे को एक्टिव रखो, क्योंकि लर्निंग सोशल और क्या होती है, एक्टिव होती है अपने कैरेक्टर में। आपकी पुरानी वीडियो से पढ़ा था, यहाँ तो मजे लेने आता हूँ, बहुत बढ़िया, पढ़ लो। मजे क्या, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया करो मजे के साथ साथ, है। मजे लेने का मतलब ये नहीं सिर्फ मजे लोगे जीवन में, मजे लेते हुए भी सीखो, है ना।
देखिएगा, ग्राफिकल टूल्स की अगर हम बात करें तो ग्राफिकल टूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज एंड रिलेशनशिप विद इन अ पर्टिकुलर टॉपिक आर नोन एज, प्याजे पढ़ रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाई है ना, बीच में लिखा प्यारा सुंदर सा प्याजे का चेहरा बनाया, फिर निकाली आपकी इनकी स्टेजेस, फिर फैक्टर्स, उन स्टेजेस में भी एसिमुलेशन एकोमोडेशन पूरा चार्ट जैसा बना दिया, कुछ एक ऑर्गेनाइजेशनल रिप्रेजेंटेशन बना दी। इसको हम कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं, कॉन्सेप्ट से जोड़ के चीजों को आसानी से समझने और याद रखने में ही मदद करता है ना। निमोनिक्स तो वो हैं जो जैसे मैंने आपको SPCF बता दिया, ये निमोनिक है, शॉर्ट वेज चीजों को याद करने के। ठीक, एडवांस ऑर्गेनाइजर्स में तो फिर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ये आप खुद से नहीं बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चंक्स होता है टुकड़ों में तोड़ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है, ये कहता है चूज द एग्जांपल दैट इलस्ट्रेट्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाने वाला उदाहरण पहचानिए। आंतरिक अभिप्रेरणा यानी जिसका रीजन बाहर नहीं मिलेगा, जिसका रीजन बच्चे के अंदर होगा, है ना। लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए सीखना आंतरिक अभिप्रेरणा है। समझ पा रहे हो कि नहीं, बताओ विनोद। प्राइमरी में 137 नंबर आए हैं, सीटेट में बहुत बहुत थैंक्स, और सेकेंडरी में 125। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ प्लीज, बलिया में कभी। श्वेता आप मेल कर दीजिए, बिल्कुल कभी ना कभी हम जरूर मिलेंगे, थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 135 बुरा स्कोर नहीं है, बस मेहनत और थोड़ी अच्छी हो जाए, रिवीजन और थोड़ा अच्छा हो जाए, एनालिसिस और अच्छा हो जाए, तो यही चीज मेरिट में आ जाएगी, है ना। चलिए खैर आते हैं, समझते हैं चीजों को। मेरे भी बाल सफेद हो गए हैं, क्या करें, अभी शादी भी नहीं हुई। हाँ, बाल देख के शादी होगी आपकी तो उम्मीद है, नहीं मेरे नहीं हुए, मैं मजाक कर रही थी, है ऐसे अपनी बुराइयां थोड़ी करते हैं यार। देखो एक बार है, देखो बताओ एक बार, C1 की अगर हम बात करें, C1 की अगर हम बात करें, अरे अच्छी बात है ना, देखो उम्र का तकाजा है। अगर हम बात करें किसकी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन की, तो रोशनी इज वर्किंग हार्ड टू स्कोर वेल इन एग्जाम्स। भैया नंबर के लिए पढ़ रही है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। ठीक, फिर है रूमी कंप्लीटिंग हर होमवर्क सो दैट हिज पेरेंट्स लेट हिम वॉच टीवी, तो टीवी यानी एक्सटर्नल चीज है, तो टीवी के लिए पढ़ रही है, एक्सटर्नल है। ठीक, एक्सटर्नल मोटिवेशन। रमा रीडिंग मोर बुक्स सो दैट हर नेम इज फर्स्ट ऑन द रीडिंग स्टार्स, फर्स्ट आना है उसको रीडिंग स्टार्स में, ये भी क्या है, एक्सटर्नल है, रीजन बाहर है, इसका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है। लेकिन जब हम डी में पढ़ रहे हैं तो रवि एक्सप्लोरिंग वेरियस रिसोर्सेज फॉर हिज प्रोजेक्ट बिकॉज ही लव्स लर्निंग न्यू थिंग्स, भैया वो वेरियस चीजें पढ़ रहा है, वेरियस चीजें एक्सप्लोर कर रहा है अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि उसको पसंद है सीखते रहना अलग अलग चीजें, इसमें रीजन बाहर नहीं है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कर रहा है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4 क्वेश्चंस और हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, पढ़िएगा फटाफट से। which of these strategies is not effective in helping students cope with anxiety, यानी एंजाइटी से डील करने के लिए कौन सा एक तरीका इफेक्टिव नहीं है, बताइएगा। आप उर्दू भी अच्छी बोलते हैं, अरे एक दिन हम शायरी का सेशन रखेंगे आफ्ताब दूसरे चैनल पे, बस वो कब रखेंगे ये पता नहीं। मैं तो बूढ़ा हो गया, पिंकू कह रहे हैं, कितना दुख है, तो नौकरी पे ध्यान दे लो, मेहनत दे लो, है शादी से पहले बाल सफेद। अच्छा धन्यवाद। अलग ही दुख है हमारे जीवन में, है हमारे कमेंट्स में लोगों को चक्कर आने लगते हैं, बस शादी शादी शादी, रोज एक रट्टा लगाना है शादी, है ना। इतनी शिद्दत से चाह रहे हैं इन्होंने, ओम शांति ओम ज्यादा दिल से देख लिया। देखो एक बार बताओ फटाफट से, मजाक करना है बस, इनको मजाक करते रहना है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बाल सबके सफेद हो जाते हैं आजकल के जमाने में, पॉल्यूशन इतना है। देखो अगर हम बात करें विच ऑफ दीज स्ट्रेटजीज इज नॉट इफेक्टिव इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स कोप विद एंजाइटी से डील करने के लिए, चिंता से डील करने के लिए कौन सा एक तरीका सहायता नहीं देता, बताइएगा। पहला ऑप्शन है टीचिंग देम मेथड्स फॉर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग, यानी अर्थपूर्ण अधिगम सिखा रहे हैं तो ये तो इससे एंजाइटी थोड़ी होगी, फिर तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हेल्पिंग देम सेट रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म गोल्स, यानी आप वास्तविक या यथार्थवादी लक्ष्य, यानी जिनको अचीवेबल तरीके हों, ऐसा नहीं कि आज आप ये कहें, मान लीजिए किसी के 60 नंबर आ रहे हैं तैयारी करते हुए और कल उसको कहते हैं नहीं कल से ना 90 लाने सीधा, तो वो नहीं हो पाएगा। पहले आप 60 से 70 पे आएंगे, या एक एक सेक्शन को डिवाइड करके उस हिसाब से गोल्स बनाएंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स। हेल्पिंग देम रिकॉग्नाइज सोर्स ऑफ देयर एंग्शियस फीलिंग, ये बात भी सही है कि यदि आप बच्चे को इस चीज में उसकी सोर्स को, कि वो एंग्शियस होता क्यों है, चिंता का रीजन क्या है, कारण क्या है, उसको जानने में मदद करेंगे तो उस कारण को रिमूव किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है। लेकिन डी ऑप्शन कंपेयरिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद वन अनदर, इससे तो और चिंता बढ़ेगी, क्योंकि आप बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं शर्मा जी के बेटे वर्मा जी की बेटी से, तो उससे उसकी चिंता घट नहीं जाएगी, उससे वो शर्मा जी का बेटा और बेटी नहीं बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्योंकि वो तो
दुबे जी का बेटा या बेटी है, देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, रचिता अ मैथमेटिक्स टीचर tries to analyze the errors made by her students in identifying the correct operation to be applied for statement sum. She does this. यानी रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। यानी बच्चे गलतियां कहां कर रहे हैं जब सही कथन पहचानने की बात हो रही है। तो ये त्रुटियों का विश्लेषण क्यों जरूरी है? क्योंकि एरर्स इंपॉर्टेंट है, एरर्स से समझा जा सकता है कि कमी कहां रह गई है। ठीक है ना? हाँ अनु सही कह रहे हैं भाई, सेम कमेंट कॉपी पेस्ट मत करो, इधर आ जाओ। सेग्रीगेट स्टूडेंट्स हु मेक एरर्स इन कंपैरिजन टू अदर्स, अलग थलग कर दो उन बच्चों को जिनकी गलतियां ज्यादा हो रही हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत बात है, सेग्रीगेट बच्चे को नहीं करना होता, ये बिल्कुल नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव नहीं होता जब तक नॉट ना लिखा हो ऊपर। गिव मोर क्वेश्चंस टू देम एज पनिशमेंट, पनिशमेंट का अधिकार नहीं है और पनिशमेंट से कोई गलती नहीं सुधरने वाली। करेक्ट द एरर्स बाय गिविंग देम मोर प्रैक्टिस, बात हो रही है आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है, उसका रीजन क्या है? चलो हो सकता है 1% सही। डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अंडरस्टैंड द एरर सिंस दे आर अ विंडो टू चिल्ड्रंस थिंकिंग, देखो सिर्फ अंधे होकर के प्रैक्टिस कराने से, अंधे होकर के मतलब ब्लाइंडली, मतलब आप फोकस ही नहीं कर रहे उस चीज पे, मेटाफोरिकली, ठीक है, लिटरली नहीं। त्रुटियों को समझना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। भाई उन गलतियों को एनालाइज करके आप समझिए, उससे पता लगेगा बच्चा सोच किस तरह से रहा है और फिर आप उसको करेक्ट करा सकते हैं। तो डी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेज एम्फोसिस ऑन, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस चीज पर फोकस करती है, एम्फसाइज करती है? एग्जाम्स के लिए सीखने पे नहीं, ये तो स्किल्स पे फोकस कर रही है। रोट लर्निंग, रट्टे पे नहीं, ऐसी कोई भी नई पॉलिसी ये नहीं कहेगी। सिर्फ प्रैक्टिस और ड्रिल नहीं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, होलिस्टिक लर्निंग, संप्रत्ययी समझ, बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छा हो, है ना। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, 29 है। चिल्ड्रन लर्न मोस्ट मीनिंगफुली, बच्चे अर्थपूर्ण ढंग से तब सीखते हैं जब, मीनिंगफुली मतलब जो उनके जीवन से जुड़ी हुई चीज हो। मीनिंगफुल कब होगी बच्चे के लिए कोई चीज, बताइए। हिंदी में समझा रहे हैं सौरभ, और क्या बच्चे की जान लोगे अब, हैं? बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं, बताइएगा? थ्रू लेक्चर्स एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। देखो सिर्फ व्याख्यान देकर के मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन होता तो फिर वो टीचर सेंटर्ड नहीं कहलाता। बाय रैपिटेड मैकेनिकल प्रैक्टिस, इससे भी रट्टाफिकेशन होगा, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी। बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ है, वहां देखिए। व्हेन दे आर एक्टिवली एंगेज्ड इन टास्क्स एंड एक्टिविटीज, ये बात सही है, जब बच्चे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशील रूप से भाग लेते हैं, जब वो मीनिंगफुली एक्टिव होते हैं, जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है वहां मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम होगा। सिर्फ रिवॉर्ड से काम नहीं चलेगा, तो डी नहीं है, आंसर सी है एकमात्र। आज का आखिरी सवाल, फिर हम 9th क्वेश्चन में किसी को डाउट था उस पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, गिविंग स्टूडेंट्स एक्सेस टू अ रेंज ऑफ सुटेबल मटेरियल्स एंड द स्कोप टू सेल्फ डायरेक्ट देयर लर्निंग इज अ वे ऑफ प्रमोटिंग, यानी जब छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री दे रहे हैं, डिफरेंट तरीके से, उनके पास चार्ट्स भी है, उनके पास ग्लोब भी है, उनके पास अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, और उन्हें अपने अधिगम को स्वयं निर्देशित करने का मौका दे रहे हैं, यानी बच्चा जो सीख रहा है अपने आप को गाइड कर पाए, अपने आप को डायरेक्शन दे पाए, सेल्फ लर्निंग बेस्ट है। तो उस केस में क्या सही होगा और क्या गलत होगा, ये बताइएगा, फटाफट से बता दीजिए। दक्ष कह रहे हैं आपकी तबीयत सही नहीं है कि आज आपकी आवाज मासूम आ रहा है। नहीं तबीयत तो ठीक है यार, थोड़ा कोल्ड का असर हो सकता है, अगर हुआ तो, मौसम चेंज हो रहा है ना। देखिएगा, तो छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वयं निर्देशित, कंपटीशन से नहीं चलेगा, रोट लर्निंग रट्टे से नहीं चलेगा, डिस्कवरी से चल जाएगा, क्योंकि बच्चा एक्टिव है। डिस्कवर कब करेगा, जब वो एक्टिव होकर के कुछ चीजें अन्वेषण करेगा, खोज करेगा। सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने से भी नहीं चलेगा। तो जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव, वो सबसे बेहतर ऑप्शन। आउट ऑफ 30 क्वेश्चन कितने आपने ठीक किए वो आप